जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमू में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करेंगे जो प्री डीएलएड का 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन है, उनमें जो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पिछली कक्षाओं में हमने 2023, 2022 और 2019 के जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व के साथ सोल्यूशन के साथ सॉल्व किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को पता होगा हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत आता है और इस पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से किस स्थान पर जो हड़प्पा सभ्यता का अवशेष था वो प्राप्त नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से तो हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसे कि धातु की मूर्ति भी वहीं से प्राप्त हुई थी, और सड़कें हो गया, स्नानगार हो गया, मतलब जो नहाने का कक्ष होता है उसे स्नानागार बोलते हैं, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और बी ऑप्शन में दिया है हड़प्पा। तो हड़प्पा से तो पशुनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, ये सभी प्राप्त हुए थे। और ऑप्शन सी में हो गया लोथल। लोथल से कीमती गहना हो गया, मोती हो गया, ये सभी प्राप्त हुए थे। तो जो अपना यहाँ पर ऑप्शन डी है उज्जैनी, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का कोई भी अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है। पहला, पहले यह राज्य का दायित्व था। दूसरा, यह संविधान अनुच्छेद के 45वें प्रावधानी था। तीसरा, 86वें संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। चौथा दिया है, यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है उसमें बोला है पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हैं, लेकिन जो चौथा है, चौथा है शिक्षा का मौलिक अधिकार 31A में प्रावधानित नहीं है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 में दिया है दोस्तों, सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो जो सुंदरबन में वनस्पति पाई जाती है वो मैग्रो है। मैग्रो की वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 दिया है, इंसुलिन की खोज किसने की। तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। तो इनका पूरा नाम था, जो बैटिंग था उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग, और जो बेस्ट है उनका नाम था चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट। जो ये दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधित कठिनाइयों को पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ योजना बनाता है। वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है। सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, या ऑप्शन सी सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान के लिए आकलन कर रहा है। तो दोस्तों वो जो चीज़ कर रहा है वो विद्यार्थियों के लिए कर रहा है। तो सीखने का आकलन मतलब वो अपने लिए नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। सी दिया है सीखने के रूप में आकलन, वो अपने लिए कर नहीं रहा है, तो सीखने के रूप में आकलन कर नहीं रहा। यहाँ पर बच गया ऑप्शन बी और डी। तो जो दिया है डी, विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन, तो इससे कोई श्रेणी तो मिलेगा नहीं उनको विद्यार्थियों को। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन। मतलब जो वो बच्चों को सिखाने के लिए वो आकलन कर रहा है कि बच्चे इससे कुछ कठिनाइयों से दूर करने के लिए कैसा क्या क्या करना पड़ेगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें चार युग्म दिए गए हैं। युग्म बोले तो एक वर्ड दिया है, उसके सामने वो वर्ड दिया है, तो उससे संबंधित है कि नहीं ये बताना है हमें। तो जो ऑप्शन ए में दिया है जेम्स वाट वाष्प इंजन, इसका कहने का अर्थ यह है जो जेम्स वाट हैं उन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया है, तो ये सुमेलित हो गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वो टेलीफोन का
आविष्कार किए हैं, वो भी किए हैं, ये भी सही हो गया। फिर ऑप्शन सी में दिया है J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड ने हाँ टेलीविज़न का आविष्कार किया है। तो जो अपना ऑप्शन डी बच गया, जे परकिंस, ये पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं किए हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किए हैं फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 दिया है, कौन सा आसन रक्त दाब को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शवासन। जो शवासन होता है वो हमारे रक्त दाब को सामान्य बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 दिया है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य के घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान निम्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,33,898, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 दिया है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो बैडमिंटन खेल होता है उससे ही उबेर कप संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 में दिया है, एक विद्यालय में कक्षा पहले से लेकर 5वीं तक में कुल 60 विद्यार्थी नामांकित हैं। मतलब जो पहले से 5वीं तक कक्षा है उसमें 60 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया था, उसके हिसाब से उस स्कूल में कितने शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में था, उसका कहना यह है, उनका मानना यह है कि जो 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, मतलब जो 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर 60 विद्यार्थी हैं तो 2 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो 41 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 में दिया है, सही क्या है? पहला दिया है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, मतलब सिर्फ एक ही सही है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों सदन एक साथ बैठ सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें बोला गया है सिर्फ एक ही सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, वह दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 दिया है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सूची 1 में खोजकर्ता, मतलब जिन्होंने खोज किया है, और सूची 2 में दिया है उन्होंने किस चीज़ का खोज किया है। ठीक है, पहला पी में दिया है जेनर, क्यू में दिया है वाटसन, आर में दिया है लैंड स्टीनर, एस में दिया है फ्लेमिंग, और पहला है रुधिर वर्ग, दूसरा पेनिसिलिन, तीसरा टीकाकरण, चौथा द्विकुंडली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जान रहे हैं जो ये एस में फ्लेमिंग दिया है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। तो एस में देखते हैं हम 2 कहाँ पर है, तो एस में यहाँ पर 2 सिर्फ 1 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अदर चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्म पता है कि फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की आविष्कार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संख्या 45। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? हाल ही में कहने का तात्पर्य यह है कि जो 2023 के समय में किस राज्य में लिथियम खनिज का भंडार खोजा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 दिया है, ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, सप्त सिंधु प्रदेश, वहीं पर ऋग्वेद में भारतवर्ष का वर्णन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्त सिंधु प्रदेश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 दिया है, वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? तो जो वसुधैव कुटुंबकम है वो उपनिषद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, जो यहाँ पर लुम्बिनी वन दिया है ऑप्शन सी में,
वहीं पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष के घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से बड़ा होता है। तो जो सकल जीएनपी होता है वो जीडीपी से कब बड़ा होता है? जब हम अपने देश से निर्यात मतलब जो सामान भेजते हैं वो ज़्यादा हो और आयात जो हम सामान मंगाते हैं वो कम हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर सी में दिया है आयात कम होता है निर्यात से, मतलब निर्यात हम सामान को ज़्यादा भेजते हैं और सामान को कम मंगाते हैं दूसरे देश से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो एनपी होता है वो जीडीपी से बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो हिंदी के क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं सामान्य हिंदी के सेक्शन में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न संख्या 81 दिया है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है कच, कच का अर्थ होता ही है केस। फिर बी दिया है सिरोरूह, सिरोरूह का अर्थ होता है उसका अर्थ भी केस ही होता है, बाल ही होता है। ठीक है, जो यहाँ पर सरोरूह दिया है, सरोरूह का मतलब बाल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। निम्नांकित में कौन सा वाक्य सही है? ए में दिया है देश भर में बात फैल गई, हाँ ये तो पक्का सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। प्रश्न संख्या 83 दिया है ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर एक लोकोक्ति दिया गया है ढाक के तीन पात, इसका सही आंसर होता है स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में ही दे दिया है संयुक्त, जो आंसर सी में है संयुक्त। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है संयुक्त स्वर। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 दिया है स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? स्वयं मतलब क्या होता है? खुद, खुद, और खुद किस सर्वनाम में होता है? निजवाचक। निज मतलब स्वयं का, खुद का, जैसे मुझ में हो गया, स्वयं हो गया, मैं हो गया, इन सभी में क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। प्रश्न संख्या 86 दिया है दोस्तों विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है लेखन कौशल। लेखन कौशल का अर्थ होता है लिखने की कौशल। ठीक है, मतलब लिखने का जो कौशल होता है उसे लेखन कौशल बोलते हैं। मतलब ऑप्शन बी में दिया है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल, श्रवण मतलब होता है सुनना, तो जो श्रवण कौशल का अर्थ है मतलब सुनने की कौशल। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल मतलब जो मुख से बोलने की कौशल होती है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल बोलते हैं। जो वाचन कौशल है, वाचन कौशल है, वहीं विचारों को बोलकर व्यक्त कौशल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, मतलब किसी काम एक बात मतलब दूसरे काम का होने पर निर्भर करता है, उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? उन्हें कहते हैं संकेत वाचक वाक्य, क्योंकि इसके संकेत से दूसरे का मतलब कार्य हो रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 को। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला दिया है माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। यहाँ पर तो लास्ट टाइम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर रात हो गई वो ठीक से जम नहीं रहा। तो यहाँ पर तीसरा दिया है माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे, देर हो रही है कब आओगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की ओर। प्रश्न संख्या 89 दिया है देहलता कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो कर्मधारय समास है उसके अंदर ही देहलता समास है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। कैंची किस भाषा का शब्द है? जो कैंची है अपना वो किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है तुर्की। कैंची तुर्की शब्द है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो फ्रेंड हैं जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।